हेलो स्टूडेंट, आजकल आपने चर्चा सुनी होगी न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़पेपर पर और सोशल मीडिया पर भी चर्चा सुनी होगी न्यूक्लियर बम के बारे में। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा न्यूक्लियर बम ही होने वाला है। न्यूक्लियर बम के बारे में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, जैसे कि न्यूक्लियर बम कैसे बना होता है और न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होने के बाद किस हद तक तबाही लाता है, कितनी एनर्जी रिलीज करता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होने के बाद रेडिएशन कैसे इफ़ेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, और न्यूक्लियर बम एक्चुअली में होता क्या है। इतने सारे क्वेश्चनों के साथ आज हम ये वीडियो शुरू करने वाले हैं, तो मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक वन बाय वन हम सारे क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे, डिस्कस करेंगे एंड कि कितने साइंटिफिकली अनुमान लगाएंगे कि कितनी एनर्जी इसमें रिलीज होती है और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। न्यूक्लियर बम है उसकी बेस मैकेनिज्म क्या होती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं न्यूक्लियर बम क्या होता है। देखिए, न्यूक्लियर बम के जो नेम होते हैं दो तीन तरीके के होते हैं। इसको ए बम भी बोलते हैं, एटम बम भी बोलते हैं और न्यूक्लियर बम भी बोलते हैं। देखिए, दिखने में तो वो कैप्सूल की तरह होता है, एक ओवल शेप कैप्सूल होगा और काफ़ी हैवी मेटल से बना होता है और उसके अंदर जो सब्सटेंस भरा होता है वो यूरेनियम 235, सब क्रिटिकल यूरेनियम 235 भरा होता है, जो एक्सप्लोजन के काम आता है। न्यूक्लियर बम का जो सिस्टम होता है वो लॉक एंड की की तरह होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ये कैप्सूल की तरह होगा और लॉक, यहाँ पर एक हिस्सा यूरेनियम 235 का कुछ इस तरीके का होगा और एक हिस्सा यूरेनियम 235 का कुछ इस तरीके का होगा। जैसे जब जहाँ पर भी हमें जिस लैंड पर भी न्यूक्लियर बम अटैक करना हो या ब्लास्ट करना हो, तब यहाँ पर क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है, तब ये वाला जो पार्ट आके लॉक एंड की तरह इसमें मिल जाता है और वहाँ से शुरू हो जाती है चेन रिएक्शन। और चेन रिएक्शन शुरू होने पर इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि ब्लास्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट न्यूक्लियर बम कैसा होता है। देखिए, न्यूक्लियर बम के बेस मैकेनिज्म समझने से पहले कुछ छोटे छोटे हम टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं, जिससे बेस मैकेनिज्म समझने के लिए हमें आसानी होगी। जैसे कि रेडियो एक्टिविटी, ये सब क्रिटिकल यूरेनियम 235 क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमारी जो अर्थ होती है, एटमॉस्फेयर और अर्थ, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं। उन सभी एलिमेंट्स की एक टेबल बनाई है साइंटिस्ट ने, जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी और एफ। एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो होते हैं काफ़ी हैवी एलिमेंट्स होते हैं, उनका न्यूक्लियस भी हैवी होता है और उनका एटॉमिक नंबर भी हैवी होता है। वे नेचुरली जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। अब रेडियो एक्टिव क्या होते हैं वो भी हम अब समझ लेते हैं। जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, स्ट्रोंशियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। न्यूक्लियस हैवी होने के कारण, एटम हैवी होने के कारण काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये अनस्टेबल कंडीशन में नहीं रह सकते, ये क्या करते हैं, अपने आप ही विखंडित होना शुरू हो जाते हैं, यानी डीके होना शुरू हो जाते हैं। डीके होना शुरू हो जाएगा, विघटित होना शुरू हो जाएगा। जैसे डीके होगा यानी अपने आप ही अपने ही एटम्स में, अपने ही न्यूक्लियस में टूट जाएगा। या तो इस प्रक्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं कि इसमें रेडिएशन निकल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान जो एनर्जी रिलीज, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी एलिमेंट जो भी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, उसको हम बोलेंगे रेडिएशन निकल रही है, इसमें से रेडिएशन निकल रही है। और इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। सबसे पहले 1866 में इसको हेनरी बेकरल ने रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद इस टर्म को मैडम क्यूरी ने रिप्रेजेंट किया। कि रेडिएशन कितने टाइप की होती है। देखिए, रेडिएशन जो होती है वो अल्फा, बीटा और गामा रेज होती हैं।
यूरेनियम 235 जो होता है उसमें जब विघटित होता है, विखंडन होता है, तो उसमें जो रेडिएशन निकलती है वो निकलती हैं गामा रे, और ये बहुत ही हानिकारक होती हैं। इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे, कितना हार्म करती है ये रेडिएशन। फाइनली हमने रेडियो एक्टिव की कुछ टर्म समझ लेती हैं। अब हम यहाँ पर न्यूक्लियर एटम की बेस मैकेनिज्म समझेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। देखिए, दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर फिशन और एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, दो एटम आपस में जुड़ते हैं, और फिशन में क्या होते हैं, एक एटम से दो एटम बनते हैं। तो अगर बात करें हम न्यूक्लियर बम की, तो उसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती हैं। चलिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप के द्वारा समझते हैं कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन किस तरह होती है और किस तरह एनर्जी रिलीज करती है। यहाँ पर हम यूरेनियम 235 लेंगे, जो कि सब क्रिटिकल है यूरेनियम 238 का। सब क्रिटिकल मतलब आइसोटोप है 238 का। जैसे यूरेनियम 235 से न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी, यानी न्यूट्रॉन टकराएगा, तो ये यूरेनियम 235 है, जो इसमें से 3 न्यूट्रॉन रिलीज़ होंगे, और 3 न्यूट्रॉन रिलीज़ होने के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज़ होगी। ये चेन रिएक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसमें ऐसे ही एनर्जी रिलीज़ होती रहती है जब तक सारे यूरेनियम 235 विखंडित नहीं हो जाते। ये चेन रिएक्शन चलती ही रहती हैं, बार बार यूरेनियम अपने ही लाइटर एटम्स में, न्यूक्लियाई में टूटता रहता है और एनर्जी रिलीज़ करता रहता है। न्यूट्रॉन भी बाहर निकालता रहता है और ये एनर्जी रिलीज़ होती रहती है। इसी को चेन रिएक्शन है। अब हमने बेस मैकेनिज्म अच्छे से समझ ली है कि किस बेस पर न्यूक्लियर एटम बम काम करता है और कौन से मटेरियल उसमें यूज़ होते हैं। जो कि यूरेनियम 235 है, वो जो नेचुरल यूरेनियम 238 होता है उसका एक आइसोटोप होता है। देखो, दोनों ही आइसोटोप, यूरेनियम 238 जो होता है वो नेचुरली ना टेम्परेचर का और ना ही प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और स्टेबल फॉर्म में होता है। लेकिन जो यूरेनियम 238 का आइसोटोप होता है, यूरेनियम 235, वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, जो कि जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन स्टार्ट करता है। तो न्यूक्लियर बम में, यानी एटम बम में, या फिर ए बम कह लो, उसमें हम जो एक्सप्लोजन के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं वो सब क्रिटिकल यूरेनियम 235 ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर सब क्रिटिकल का मीनिंग यही है कि ये आइसोटोप है यूरेनियम 238 का। चलिए देखते हैं, जब एटम बम ब्लास्ट किया जाता है उसमें कितनी हाई लेवल की एनर्जी रिलीज होती है। तो छोटे से हम कंपैरिजन करके देखेंगे, साथ साथ में आप भी इमेजिनेशन करते जाना कि यूरेनियम कितनी एनर्जी को रिलीज करता है। 1 ग्राम यूरेनियम जो होता है वो कम से कम 200 मिलियन जूल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब आप सोच सकते हो कि 1 ग्राम एनर्जी कितनी ज़्यादा हाई पावर की एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। कि अगर 4.5 टन कोयले को कंबसन किया जाए, यानी जलाया जाए, और उसमें जितनी आग निकलती है, जितनी एनर्जी निकलती है, उतनी सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम में एनर्जी रिलीज होती है। अब आप सोचिए कि 1 किलो यूरेनियम में कितनी एनर्जी निकलेगी, और 2 किलो में कितनी निकलेगी, और 4 किलो में कितनी निकलेगी। जितना ज़्यादा यूरेनियम होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मोस्टली जो एटम बम होते हैं उसमें 15 किलो से लेके 30 किलो के बीच में कितना भी हम यूरेनियम 235 हम भर सकते हैं। जितना यूरेनियम ज़्यादा होगा उतना पावरफुल न्यूक्लियर बम होगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तबाही मचाता है ये, कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलता है, और किस लेवल तक की वो तबाही मचा सकता है। इसका कंपैरिजन हम यहाँ भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी लैंड पर हमने एक एटम बम, न्यूक्लियर बम छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर किस तरह का ब्लास्ट होता है। हम ये सोच सकते हैं, एक डायनामाइट, आपने डायनामाइट सुना होगा, जो कि शॉर्ट फॉर्म में TNT भी बोलते हैं। TNT को ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन फुल फॉर्म में बोलते हैं, जो कि कोयलों की खदानों में और जहाँ पे माइंस होती हैं वहाँ पर माइंस को खोदने के लिए, जब तोड़ने के लिए, माइंस को तोड़ने के लिए, या फिर किसी माउंटेन्स को तोड़ने के लिए, या गुफाओं को बनाने के लिए ब्लास्ट किए जाते हैं, वो डायनामाइट्स होते हैं, जो कि TNT का बना हुआ
हुआ होता है। अब तुम देख लो एक डायनामाइट बॉम्ब में कितनी पावर होती है कि माउंटेन को या माइंस को फोड़ देता है। जितने 17,000 टन डायनामाइट्स को एक जगह इकट्ठा करके ब्लास्ट किया जाता है, उतनी एनर्जी एक न्यूक्लियर बम के ब्लास्ट होने पर निकलती है। इतनी तबाही का मंजर फैलाता है ये, इतनी तबाही फैलती है न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होने के बाद। हमने किसी लैंड पर हमने एटम बम फोड़ ही दिया तो वहाँ का प्रभावित क्षेत्र कितना एरिया कवर्ड करेगा ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जिस जगह एटम बम गिरा था वहाँ पे जब ब्लास्ट होगा तो बहुत ज़्यादा गहरा, कई किलोमीटर अंदर गड्ढा हो जाएगा ज़मीन में, और कम से कम वो एरिया 2.5 से 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ होगा। इतना ज़्यादा बंजर ज़मीन कर देगा वहाँ पर, इतना ज़्यादा तबाही मचा देगा, और गैस का गुब्बारा, धूल का और इतना ज़्यादा गुब्बारा उड़ जाएगा वहाँ पर, सूरज की रोशनी आने भी बंद हो जाएगी। ये तो बाद की बात है, लेकिन वहाँ पर एनर्जी का लेवल, टेम्परेचर इतना हाई होगा, कम से कम 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक सूरज की जो सतह होती है, सूरज की सतह पर, सन की सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। और उतना ही एक एटम बम फोड़ने के बाद वहाँ उस एरिया में जहाँ पर मेन एटम बम ब्लास्ट हुआ है उस जगह का टेम्परेचर होता है। इतना हाई लेवल का टेम्परेचर होने के बाद वहाँ पर कुछ नहीं बचता, जो हवा भी होती है उस एरिया की और पानी भी होता है, सब भाप बनकर उड़ जाते हैं, बिल्कुल एक तरीके से निर्वात हो जाते हैं, वहाँ पर वैक्यूम बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे ब्लास्ट का जो तबाही है थोड़ी शांत होती है, उसके बाद हवा के जरिए कम से कम 11 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के एरिया तक रेडिएशन भी फैल जाता है एटमॉस्फेयर में, चारों तरफा इतने किलोमीटर के एरिया में रेडिएशंस, और उस रेडिएशन भी फैल जाएगा, और होने वाले धमाके से वहाँ की सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। अब आप थोड़ा सा सोचो कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया था, उनमें एटम बम में कम से कम 15 किलो यूरेनियम 235 था, 15 से 25 किलो। अब वहाँ पर जब बम फटा होगा तो कितनी तबाही का मंजर होगा, वहाँ पर कितनी तबाही होगी। गूगल पे अगर सर्च करके देखोगे, कम से कम 1 लाख से 3 लाख के बीच लोगों की मृत्यु हुई थी, वहाँ पर डाई हो गए थे पीपल इतने सारे, इतना ज़्यादा तबाही हुई थी वहाँ पर। न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होने से कम 4.5 से 8.5 तक तीव्रता की भूकंप आने के चांसेस भी बन जाते हैं। इसकी इंटेंसिटी, इस बम की जो इंटेंसिटी होती है इतनी हाई लेवल की होती है कि भूकंप आने के चांसेस भी बन जाते हैं। वहाँ की ज़मीन जो होगी बहुत ज़्यादा बंजर हो जाएगी, ना पानी बचेगा ना खाना बचेगा, बिल्कुल बंजर हो जाएगी, और कम से कम 30 किलोमीटर या उससे आगे तक रेडिएशन की मार होगी। अब रेडिएशन क्या होता है, देखिए जब यूरेनियम उसमें होता है तो उसमें कुछ सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी होते हैं जो कि दूर दूर तक, ब्लास्ट के कारण दूर दूर तक फैल जाते हैं, वहाँ की मिट्टी में मिल जाते हैं और लॉन्ग टाइम तक मिट्टी में रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक मिट्टी में, हवा में, पानी में ऐसे ही मिले रहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, इनमें चेन रिएक्शन होती है, धीरे धीरे वो डीके होते हैं, यानी विखंडन होता रहता है उनमें, और रेडिएशन निकलती रहती है। उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। पूरा एटमॉस्फेयर, चारों तरफ का एरिया वहाँ का जहाँ पर ब्लास्ट होता है, काफ़ी दूर तक का एरिया सारा पॉल्यूटेड हो जाता है। बंदे अगर जो बच भी जाते हैं वो बीमारी से मर जाते हैं पॉल्यूटेड होने के कारण। खाना पीना, पानी, रहना, सब कुछ, इतना ज़्यादा तबाही फैलती है। ये आफ्टर ब्लास्ट होने के बाद का तबाही का मंजर है, जो लोग बच जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ब्लास्ट होने के बाद जो रेडिएशन फैलती है कितने टाइम तक असर आता है और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं।
अब असर की बात करें तो सालों साल कहीं सालों साल चलता रहता है इसका असर, शताब्दी भी बीत जाती हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनकी जो आयु होती है काफ़ी लंबी होती हैं और वो लॉन्ग टाइम तक डीके होते चले जाते हैं, यानी विखंडन होते रहते हैं और रेडिएशन निकालते रहते हैं। वहाँ पर इसका इम्पैक्ट ये आता है, जो रहने वाले पीपल होते हैं उनको स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं, लंग्स डिजीज़ हो जाती हैं, स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, और कैंसर सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है कैंसर होता है। और जेनेटिक म्यूटेशन जो हमारा डीएनए है उसमें चेंजेस भी आ जाते हैं रेडिएशन की वजह से, जिस वजह से होने वाली जो संतानें होती हैं वो भी डिफेक्टिव हो सकती हैं या हैंडीकैप्ड हो सकती हैं। और उसके बाद इनफर्टिलिटी पे भी प्रभाव पड़ता है। कुछ और डिजीज़ भी होती है, आइज़ डिजीज़ भी होती है और ब्लड कैंसर भी हो जाता है। मान लो कोई बच्चे अगर नॉर्मल भी पैदा हो जाते हैं तो जब उनका डेवलपमेंट होता है, बच्चों का चाइल्डहुड होता है, तब उनकी एज के बढ़ने के साथ पॉल्यूटेड खाना या रेडिएशन सही कोई खाना या पानी पी रहे हैं तो उनके डेवलपमेंट में भी दिक्कत आते हैं, उनको मेंटली दिक्कत आती है। तो ये सिर्फ ह्यूमन में नहीं, नेचर में भी, एनिमल्स में भी दिक्कत होती है और जितनी भी फसलें होती हैं वे भी अच्छे से पैदावारी नहीं कर सकते। इसका इतना सिर्फ जब ब्लास्ट होता है तब तक तबाही नहीं होती, एक लंबे समय तक न्यूक्लियर बम की तबाही चलती रहती है। जिस बेस मैकेनिज्म पर न्यूक्लियर बम बना हुआ है उसी बेस मैकेनिज्म पर कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। देखिए, इस बेस मैकेनिज्म पर न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना हुआ है जो कि विद्युत की खपत कंप्लीट करता है। कई शहरों में न्यूक्लियर रिएक्टर से विद्युत बनाई जा सकती है। और दूसरा एक होता है ब्रीडर रिएक्टर, वो भी इसी काम में लिया जाता है, इसी बेस मैकेनिज्म पर काम करते हैं। और एटम बम के बारे में तो मैंने डिटेल आपको बता ही दी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।